अब हम अपने अगले विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक अनु जमा नासिका से बना है, जिसका अर्थ है, अनु का अर्थ है अनुगमन करना, उसके पीछे चलना, तथा नासिका का अर्थ है नाक। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग का भी अनुगमन करती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार में केवल मुंह का प्रयोग हो रहा है, मुंह से हवा बाहर आ रही है, लेकिन अनुनासिक में मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर आ रही है। इसके लिए आप ये याद रख सकते हैं, जैसे कई बार हम स्माइली फेस बनाते हैं तो हम नाक और मुंह का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, आपने स्माइली फेस बनाया तो ये आंखें और आपका मुंह और ये नाक, इस ढंग से भी हम बना देते हैं। तो जो ये नाक है, ये आप समझिए कि आपका अनुस्वार है। जब आप अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए जब आप उच्चारण करेंगे अनुस्वार का, उसका प्रयोग केवल नाक है, उसका चिन्ह भी बिंदु है। ध्यान रखना है कि अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है, उसका उच्चारण करेंगे तो नाक से हवा बाहर आएगी। जब हम अनुनासिक का उच्चारण करेंगे, अनुनासिक के लिए चिन्ह है, तो इस चिन्ह में, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, आपके नाक और मुंह, स्माइली फेस के नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यही आपको याद रखना है कि नाक और मुंह दोनों का प्रयोग अनुनासिक में हो रहा है। जब हम अनुनासिक का उच्चारण करेंगे तो नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर आएगी, और जब हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तब केवल नाक से हवा बाहर आएगी। आइए अब हम जानते हैं इसको विस्तार से। अनुनासिकता स्वर का नासिक्य विकार है। यह स्वरों का एक गुण है। जब कोई स्वर ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का नाद कहा जाता है, एक अलग आवाज आती है, जैसे आंगन, आंगन, आंग, आंग। जो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है इसके उच्चारण में, आंगन। ऐसे ही ऊंट, ऊंट, ऊ, ऊ, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो ऊंट, आंगन। तो कोपल, को, ओ, नाक और मुंह दोनों से ध्वनि बाहर आ रही है। इनमें प्रयुक्त आ, उ, ओ अनुनासिक हैं। ये क्रमशः आ, उ, ओ से भिन्न है। आप आगन, ऊंट या कोपल बोले, इनमें हमने अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया। ये आ, उ, ओ से भिन्न है। आंगन, ऊंट, कोपल, तो इनमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है और अनुनासिक ध्वनि इनमें आ रही है। प्रत्येक स्वर को अनुनासिक बोला जा सकता है, परंतु री का अनुनासिक रूप में प्रयोग नहीं होता। जैसे हंसी, आंख, विंध्याचल, सींचना, उंगली, ऊंघना, बढ़े, मैं, गोंद, औंधा। अब इनका विस्तार जानते हैं। इनके लिए क्या नियम है, किस आधार पर आपको अनुनासिक का प्रयोग करना है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्तनी के मानकीकरण के लिए जब हमें मानक रूप लिखना है, यही हमारे प्रश्न आते हैं सीबीएसई की परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, तो वर्तनी के मानकीकरण के लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अनुनासिक जब हम लिख रहे हैं, अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं, अनुनासिकता स्वर का नासिक्य विकार है। यह व्यंजन नहीं, स्वरों का ध्वनि गुण है। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि ये व्यंजन नहीं है। आपने अनुस्वार में व्यंजन का प्रयोग देखा था कि पंचमाक्षर, जो पांचवा अक्षर है व्यंजन के वर्ग का, उसके पांचवें अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, परंतु यहाँ पर यह व्यंजनों का प्रयोग नहीं है, स्वरों का ध्वनि गुण है। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा। फिर अगला बिंदु है, चंद्र बिंदु के बिना प्राय अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। जैसे हंस, हंस, हंस और हंस, अंगना, अंगना, स्वांग, स्वांग आदि में।
अतः ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, किंतु जहां विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ, शिरोरेखा अर्थात जो रेखा लगाई जाती है, जो शब्द के ऊपर हम रेखा का प्रयोग कर रहे हैं वो है शिरोरेखा। ये है हमारी शिरोरेखा, इसके ऊपर हमने इस प्रकार से अनुनासिक का प्रयोग किया और शब्द लिखा ऊंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये स्वर जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई मात्रा आ रही है, या व्यंजन के साथ जब हम स्वर का प्रयोग कर रहे हैं तब कोई मात्रा प्रयोग हो रही है। जैसे हमने लिखा विंध्याचल, यहाँ विंध्याचल में हमने बिंदु का प्रयोग किया। किस कारण से? क्योंकि जो ये शिरोरेखा है, ये आपकी जो शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा के ऊपर से मात्रा आ रही है। शिरोरेखा के ऊपर से जब मात्रा आएगी, ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हंसी और आंख में तो हमने अलग से लिखा है, और जब विंध्याचल की बात आ रही है तब हमने बिंदु का प्रयोग किया, चंद्र बिंदु का नहीं किया। इसी प्रकार सींचना में हमने बिंदु का प्रयोग किया है, बढ़े में हमने बिंदु का प्रयोग किया है, मैं में हमने बिंदु का प्रयोग किया है, गोंद औंधा यहाँ पर भी बिंदु का प्रयोग किया है। तो आपको स्पष्ट हुआ कि किस कारण से बिंदु का प्रयोग किया है, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ आपको चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, क्योंकि चंद्र बिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में कठिनाई होती है, और चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग जो कि अनुस्वार का चिन्ह है आपका, प्रयोग से किसी कारण भ्रम उत्पन्न नहीं होता। तो वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट रहेगी। ऐसे स्थान पर आप चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार मानक वर्तनी के अनुसार जहां अनुनासिकता को चंद्र बिंदु के रूप में लिखने की बात कही गई है, वहां उसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखना चाहिए, और चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग से भ्रम की संभावना उत्पन्न होती है। यदि हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, चंद्र बिंदु युक्त शब्द है, और उसके स्थान पर यदि हम बिंदु का प्रयोग करें तो अर्थ में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि वहां किस शब्द का हम प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे यदि हम लिखें हंस हंस रहा है, ये वाक्य है हंस हंस रहा है, लेकिन हम लिखना चाहते हैं हंस हंस रहा है। तो देखिए शब्द में परिवर्तन हो गया है, हंस हंस रहा है, और नहीं तो चंद्र बिंदु का यदि अभाव था तो वाक्य बन रहा था हंस हंस रहा है, हंस हंस रहा है कोई वाक्य नहीं। अब यहाँ पर वाक्य हुआ हंस हंस रहा है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं, अंधी आंधी में उड़ गई। अंधी आंधी में उड़ गई। तो आप देख रहे हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर आ रहा है, शब्द के प्रयोग में अंतर आ रहा है, तो उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब हम देखते हैं अनुनासिकता का प्रयोग किन स्थान पर होना चाहिए। बहुवचन के लिए अनुनासिक, जब हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा तथा क्रिया रूपों को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे चिड़िया चिड़िया, अनेक के लिए प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो चिड़िया। आई आई, भाषा भाषाएं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बहुवचन है, हमने आई के साथ में बिंदु का प्रयोग किया है, परंतु यह बिंदु किसकी सूचना दे रहा है कि ये क्या है, यहाँ पर चंद्र बिंदु के स्थान पर प्रयुक्त हुआ बिंदु। फिर है, इस प्रकार यहाँ पर भी प्रयुक्त है
अपने आप में किसकी पहचान करा रहा है कि यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, जो कि चंद्र बिंदु के स्थान पर हमने बिंदु का प्रयोग किया। किस कारण से? क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर है अर्थ में अंतर करने में सक्षम है, जैसे हमने अभी किया था हस, हंस, कही, कहीं। जब कही कही गई बात है तो कही का प्रयोग, कहीं कहीं किसी स्थान पर, तो इस आधार पर कहीं। पूछ, पूंछ, पूछना, पूछना के लिए प्रयुक्त होगा ये शब्द। और पूंछ, जब हम किसी गाय या जानवर इत्यादि की पूंछ की बात कर रहे हैं, उसकी टेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। बढ़े, बढ़ी, गोद, गोंद, स्वांग, स्वांग, बाट, बांट, बांटना, बाट जो ना इंतजार करना, बांटना, बांट। उंगली, उंगली, चौक, चौंक, सवार, संवार, संवारना, घर संवारा, स्वयं को संवारा, सजाया। और सवार है कोई जैसे घोड़े पर सवार है, घुड़सवार, इस प्रकार से। फिर है उच्चारण के लिए, कुछ शब्दों में अनुनासिकता केवल उच्चारण के स्तर पर ही सुनाई देती है, जबकि लिखने में इसे व्यक्त नहीं किया जाता। नासिक्य व्यंजन के प्रयोग में नाम, जान, मान आदि अनुनासिक जैसी ध्वनि सुनाई देती है, परंतु लेखन शब्दों के लेखन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्दों की यहाँ पे श्रेणी दी गई है। आंख, गूंज, पांव, कुआं। कुआं में देखिए विशेष रूप से कहां पर प्रयुक्त हुआ है? अनुनासिक आ के ऊपर, आ की जो मात्रा है यहाँ पर प्रयोग हुई है, उसके बिल्कुल ऊपर इस चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, कुआं। इस प्रकार आ की जो मात्रा है, आ की मात्रा इसके ऊपर जहां ये हमारी सीधी रेखा है, आ की मात्रा है, इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। यदि आप यहां पर प्रयोग करेंगे तो वो अशुद्ध माना जाएगा। अंगूठा, फिर चांद, संभाल, गंवार, मुंह, सांप, नदियां, अंगीठी, लहंगा, लड़कियां, पांव, उंगलियां, चांद, पूंछ, हूं, दांत, भंवरा, आंगन, भांति, घूंघट। इस प्रकार के शुद्ध शब्द अनुनासिक के द्वारा प्रयोग किए गए हैं। अब हम अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर जानते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार एक आश्रित नासिक्य व्यंजन है। अनुस्वार एक आश्रित नासिक्य व्यंजन है, अर्थात वह व्यंजन है, नासिका का प्रयोग किया जाता है, और व्यंजन है वो पंचमाक्षर में। आपने देखा था कि हम पंचमाक्षर ले रहे हैं, क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इस प्रकार से उसका पांचवा अक्षर हमने लिया, तो वो व्यंजन के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है अनुस्वार। और इसका चिन्ह है ये बिंदु। और अनुनासिक क्या है? अनुनासिक स्वर का नासिक्य विकार है, ये स्वर का नासिक्य विकार है। अनुस्वार आश्रित नासिक्य व्यंजन है, अर्थात वो आश्रित है, उस पर आधारित है व्यंजन पर, और अनुनासिक स्वर का नासिक्य विकार है। इसका लिपि चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, एक आधा हम चांद बनाते हैं, उसके ऊपर एक बिंदु लगाई जाती है। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जब हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं तब इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, और अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक, मुंह और नाक दोनों से निकलती है। अनुस्वार में केवल नाक से हवा निकलती है, और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। अनुस्वार का चौथा बिंदु देखिए, यह जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है। जिस वर्ण के ऊपर हम लिख रहे हैं, अनुस्वार लगा रहे हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद ही ये बोला जाता है। जैसे अंश, रंगीन, लंबी, पंजाब, तो आप पंजाब, लंबी, रंगीन, अंश, यही इसके साथ ही अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं और वहीं उसका उच्चारण भी हो रहा है। और अनुनासिक में
यह जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ ही बोला जाता है। ये उसके बाद बोला जा रहा है अनुस्वार, उसके बाद में बोला जा रहा है अंश, बाद में आवाज आ रही है अंश, रंगीन, लंबी, पंजाब। तो जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है, उसके बाद में बोल रहे हैं, अनुस्वार का प्रयोग बाद में हो रहा है। और अनुनासिक यह जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ ही बोला जा रहा है। अनुस्वार बाद में बोला जाएगा और अनुनासिक साथ में बोला जा रहा है, साथ में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे महंगाई, यहाँ आ, जब आप आ का प्रयोग कर रहे हैं उसी के साथ ही चंद्र बिंदु की ध्वनि सुनाई दे रही है। यहाँ, भाषाएं, आंख। तो इस प्रकार से अनुनासिक का प्रयोग वर्ण के साथ किया जाएगा, साथ में ही बोला जाएगा, और अनुस्वार का प्रयोग जहां लिखा जा रहा है उसके तुरंत बाद बोला जाएगा। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अनुनासिक का प्रयोग किस आधार पर परीक्षा में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग करके फिर से लिखिए। शब्द दिया है दवाइयाँ, तो किस प्रकार प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग करेंगे दवाइयाँ। यहाँ आ के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। फिर है अगला शब्द आंसू, आ का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर ध्वनि सुनाई दे रही है, आंसू। तो इस प्रकार स पर नहीं बल्कि आ के ऊपर, इस मात्रा के ऊपर ही सीधे आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, अनुनासिक का प्रयोग करना है। यदि आप इस आ पर प्रयोग करेंगे तो वो अशुद्ध माना जाएगा, आपका गलत हो जाएगा शब्द। आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसके प्रयोग मात्रा के सीधे ऊपर सीध में ही आप प्रयोग करेंगे अनुनासिक का। इसी प्रकार चांद शब्द में चांद, हंसना, फिर कुआं, कु आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, कु के साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, आ के ऊपर प्रयोग होगा अनुनासिक का। फिर है टिप्पणियां, टिप्पणियां चंद्र बिंदु का प्रयोग है, बहुवचन दर्शाया जा रहा है यहाँ पे शब्द में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर लगे अनुनासिक के प्रयोग वाले शब्द लिखिए। आपको इन शब्दों में से उचित स्थान पर जिनमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है उन शब्दों को चुनना है और लिखना है। जैसे मियाँ, पद्यांश, संसार और मांगने। इनमें सही शब्द हैं मियाँ और मांगने। फिर है बांस, संगम, अंगूठी और स्वतंत्र। तो यहाँ पर सही शब्द हैं बांस और अंगूठी। फिर अगला है गुड़िया, ऊंट, महंगा और तितली। तो यहाँ पर सही शब्द अनुनासिक युक्त प्रयुक्त हुए हैं गुड़िया, ऊंट में प्रयोग होता है अनुनासिक का, परंतु यहाँ पर गलत स्थान पर दिया है इसलिए हम ऊंट शब्द को नहीं लेंगे। फिर है महंगा, में ह के ऊपर ही अनुनासिक का प्रयोग है जो कि शुद्ध है। इस प्रकार से आप चुन के अलग से लिखेंगे शब्द यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो। अब हम जानते हैं कि नुक्ता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। हिंदी में अनेक भाषाओं से शब्दों का आगमन हुआ है। जैसा कि हमारा भारतीय इतिहास बताता है कि यहाँ अनेक प्रकार के, अनेक धर्मों के विदेशी लोग आए, इन्होंने अनेक शब्दों का प्रयोग किया, तो इन शब्दों को आगत शब्द कहा जाता है। इनमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द प्रमुख हैं। ये शब्द हिंदी में आए और प्रयोग में लाए जाते हैं। आज ये शब्द हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि हिंदी भाषी का ध्यान भी नहीं जाता कि अमुक शब्द हिंदी का नहीं है।
जैसे इलाज, कानून, मशीन, रिश्वत, चाय, साबुन, कैंची, कमरा आदि। नुक्ता क्या है? नुक्ता उर्दू का शब्द है जिसे हम बिंदु कहते हैं। नुक्ता उर्दू का शब्द है जिसे हम बिंदु कहते हैं, पर यह अनुस्वार और अनुनासिक के बिंदु से भिन्न है। आप अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जान चुके हैं। अनुस्वार क्या है? एक बिंदु है जिसे शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हमने लिखा अंग, तो यहाँ प्रयुक्त ये बिंदु अनुस्वार है। या लिखा हंस, तो ये जो बिंदु है ये अनुस्वार है। इसी प्रकार अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि आपका चंद्र बिंदु, जैसे हमने लिखा चांद, तो यहां पर लगा चंद्र बिंदु अनुनासिक है। तो अनुस्वार और अनुनासिक के बिंदु से भिन्न है नुक्ता का बिंदु। अनुस्वार और अनुनासिक शिरोरेखा के ऊपर लगते हैं। आपने देखा कि ये शिरोरेखा के ऊपर लग रहे हैं। ये हमारी शिरोरेखा है, इसे शिरोरेखा कहते हैं, जो शब्द के ऊपर रेखा लगाई जाती है। और इस शिरोरेखा के ऊपर बिंदु और चंद्र बिंदु यानी अनुस्वार और अनुनासिक का हमने प्रयोग किया है, परंतु नुक्ता व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। जैसे जरा, तो यहाँ पर ज के नीचे एक बिंदु लगा है, जिसके कारण इसका उच्चारण भी ज किया जाएगा। जरा, माफी, ये नुक्ता है। तो इस प्रकार ज और फ इनके नीचे लगा ये बिंदु नुक्ता है। उर्दू से क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों के अनेक शब्द हिंदी में आ गए। क, ख, ग, ज और फ, इनके अनेक शब्द हिंदी में आ गए और इन्हीं के साथ नुक्ते का प्रयोग भी आया। परंतु हिंदी ने अधिकांश शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल लिया और क, ख, ग, इन क, ख, ग के शब्दों के स्थान पर इनके क, ख, ग इनके प्रयोग के स्थान पर क, ख, ग जो कि हिंदी में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं व्यंजनों के आधार पर उन शब्दों को लिखा जाने लगा। अतः इनके नीचे नुक्ता नहीं लगाया जाता। जैसे खत या बाग, ऐसे शब्द हम लिखते समय हम नुक्ते का प्रयोग नहीं करते। अब परंतु जब अर्थ भ्रम की संभावना हो, जब अर्थ में अंतर आ रहा हो, तब हमें नुक्ते का प्रयोग करना चाहिए और इसके कारण अर्थ में अंतर भी आ जाता है। जैसे बाग, इस बाग का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब घोड़े की बाग, जिसे घोड़े की रस्सी होती है पकड़ते हैं, वो है घोड़े की बाग। और एक बाग जिसमें ग के नीचे हम नुक्ते का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बाग है बगीचा। परंतु हम इसी ग का प्रयोग हिंदी भाषा में कर रहे हैं। क, ख, ग के नीचे जो नुक्ते का प्रयोग पहले किया जाता था, वो अब हिंदी भाषा में आवश्यक नहीं है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार जब हिंदी का मानकीकरण किया गया एक रूपता दर्शाने के लिए, तो उस मानकीकरण के लिए उर्दू से आए अरबी फारसी मूल के शब्द जो हिंदी के अंग बन गए हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी में रूपांतर हो गया है, ये हैं विदेशी ध्वनियां और इनका हिंदी में रूपांतर हो गया है, जैसे क, ख, ग, तो इन्हें हिंदी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। जैसे कलम, इसे हम इस रूप में नहीं लिख रहे। किला, इसे भी हम नुक्ते के साथ नहीं लिखते, हिंदी भाषा में इसी तरीके से लिखे जाते हैं। या दाग, इन्हें इस रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी भाषा में हम इन्हें इसी रूप में प्रयोग करेंगे, ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सही माने जाएंगे। तो
परंतु जहां इनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना हो, आवश्यक हो, तो उनके वहां प्रचलित रूप जो हैं, जो उसी भाषा के प्रचलित रूप हैं, उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ज और फ के का हम प्रयोग अभी भी कर रहे हैं। इनसे अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए राज या राज, तो ये राज क्या है? रहस्य। और यहां पर राज क्या है? राज्य। इसी प्रकार सजा और सजा। तो सजा क्या है? सजाना के लिए हम प्रयोग करते हैं। और सजा यानी कि दंड। तो यहां ज और फ ध्वनि का, ज ध्वनि का हमने प्रयोग किया है। इसके नीचे नुक्ता लगाया है जिससे अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। राज, दोनों शब्दों में राज और राज समान व्यंजन प्रयोग किए गए, परंतु अंतर क्या है? यहाँ पर नुक्ते का प्रयोग किया गया जिससे अर्थ में और उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी। जैसे इसे हम उच्चारित करेंगे राज और इसे करेंगे राज। ये है सजा और ये है सजा। इस प्रकार से नुक्ते का प्रयोग किया जाता है और उनका अंतर दिखाई देता है। अब देखते हैं ज से युक्त उर्दू के कुछ शब्द। तो उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में हम नुक्ते का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर उर्दू के कुछ शब्द हैं। जरा, फजीहत, जिला, जहमत, जिम्मेदार, कर्ज, जमींदार, जीनत, जमीन, जियारत, जिलाधीश, जेहन, ज्यादा, जोरदार, जेर, जिंदगी, फर्ज, जिल्लत, जुल्फ, गज। अब देखते हैं ज से युक्त अंग्रेजी के कुछ शब्द। अंग्रेजी के शब्दों में कहाँ ज का प्रयोग हो रहा है? ब्लेजर, सनराइज, ट्रांजिस्टर, पिज्जा, प्लेजर, रोज, जीरो, फ्यूज, प्राइज, डिवीजन, प्रेसिडी, रिजर्वेशन, रीजनल, प्रेजेंट, क्रेजी, अंग्रेज, जेब्रा, फिजिक्स, रिवीजन, ब्रिंजल। इस तरीके से ज का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी किया जा रहा है। अब हम देखते हैं फ से युक्त उर्दू के कुछ शब्द। फतह, फरमान, फसाद, फसल, जाफरानी, फन, काफिर, फनकार, काफिला, जफर, फर, तूफान, फर्श, फौज, फर्द, फिलहाल, फरेब, अफसर, जिराफ, फना। तो उच्चारण के आधार पर फ और फ दोनों में अंतर है। फ का उच्चारण और फ और फ दोनों के उच्चारण में अंतर है। जब हम बोलते हैं फूल, यहां नुक्ता नहीं लगा हुआ, इन शब्दों में नुक्ते का प्रयोग नहीं है। फूल, फल, तो इस प्रकार से उच्चारण किया जाएगा। जब नुक्ते का प्रयोग हो रहा है तो फ का उच्चारण किया जाएगा, जो हमने अभी किया था। अब है फ से युक्त अंग्रेजी के कुछ शब्द। फ्यूज, फाइल, फिजिक्स, फिल्म, फोर्स, फ्रिज, फाइन, कंफ्यूजन, फीचर, फ्रैक्चर, फ्री, लाफ्टर, फिक्स, फार्म, फाइट, फ्यूजन, फ्राइडे, कॉफी, फेल, फॉर। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग करने से अर्थ भेद हो सकता है, जैसे अभी हमने पहले भी चर्चा की थी राज और राज के संदर्भ में। अन्य शब्द देखते हैं। खुदा, उत्कीर्ण हुआ या खुदा हुआ,
जब कोई गड्ढा खुदा हुआ है या कुछ खुदा हुआ है उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, और जब हम नुक्ता लगा देते हैं तो ईश्वर के लिए हम उस खुदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, राज अर्थात राज्य और राज अर्थात रहस्य, फन सांप का फन और फन कला, फिर है जरा बुढ़ापा और जरा अल्प या थोड़ा, जरा सा चाहिए तो जरा थोड़ा के लिए प्रयोग किया गया। फिर है बाग घोड़े की और बाग बगीचा, खाना भोजन और खाना नुक्ता प्रयोग के प्रयोग के साथ है तो अलमारी का खाना। फिर है गज हाथी और गज माप, तो मापने के संदर्भ में प्रयोग हुआ है